हेलो एवरीवन। आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और उसमें सभी लोग अपने अपने वे में उसमें अपनी रिएक्शन दे रहे हैं और वो वीडियो है मैरी कॉम की। वेलकम बैक ब्यूटीफुल सोल्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट दिस चैनल एंड स्प्रेड हीलिंग एनर्जी, जिसमें वो बहुत ही हर्टफुल वे में और बहुत ही ऐसे लग रहा है इंसल्टिंग वे में अपने हस्बैंड को आपकी अदालत जैसे शो में, जहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, कैमरास लगे हुए हैं, वहाँ पर वो कह रही है कि किस तरह से उनके हस्बैंड उन्हें फाइनेंशियल अब्यूज़ करा है और एक पेनी नहीं कमाई और ये और वो। तो लोग बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं क्योंकि हर किसी को लगता है कि एक कहानी का कोई भी स्टोरी है, उसके दो पहलू होते हैं। तो यहाँ उन्होंने मैरी कॉम का पहलू देखा जहाँ वो बहुत गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रही है। वहीं दूसरा पहलू आया उनके हस्बैंड का। वहीं उनके हस्बैंड ने बड़ी हर्टफुल वे कि वो बहुत हर्ट हो गए हैं अपनी वाइफ के इस तरह के रिएक्शन से, जैसे वो रिएक्ट कर रही हैं। और इस तरह से करके उन्होंने अपना एक अलग जो है स्टेटमेंट दिया है। और उसको दोनों को अगर हम पढ़े तो पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि मैरी कॉम बहुत गलत है और उनके हस्बैंड बहुत सही हैं। तो आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे। देखिए, मैं एक हीलर हूँ, एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और मैं पिछले 6 साल से मैंने कई सारे लोगों के साथ काम किया है, 100 लोगों के साथ काम किया। और उसमें से ज़्यादातर लोग जो थे वो लोग थे जिनकी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप थी और उनसे उनको इतने वुंड्स मिले थे कि वो अपने आप को हील करने के लिए, अपनी लाइफ को दोबारा रिवाइव करने के लिए मेरे पास आए थे। तो हीलिंग की हेल्प से उन्होंने अपने आप को स्टेबलाइज किया। इसलिए इतने सारे लोगों के साथ काम करने की वजह से मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छी तरह से और डीपर लेवल पर समझती हूँ। तो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं चाहती हूँ कि मैरी कॉम के एग्जाम्पल को लेकर के आप लोग थोड़ा एजुकेट हो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इस मैरिज की। तो देखिए, मैरिज 20 ईयर्स तक एक्सटेंड हुई है और जिस तरह से इसका एंड हुआ है वो बहुत ही बिटर है। तो जब भी कोई मैरिज जो हेल्दी नहीं है, देखिए डिवोर्स जो होता है ना वो हेल्दी लोगों के बीच में भी होता है बिकॉज ऑफ सम डिफरेंसेस। इस तरह के डिवोर्स जब भी होते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं, स्मूथली हो जाते हैं, जिसमें कोई परेशानी नहीं आती। आपको कहीं कोई अगलीनेस देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसी डिवोर्स के बारे में सुन रहे हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म के बाद हुआ है, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, 25 ईयर, मतलब इतनी लॉन्ग टर्म के बाद जब कोई डिवोर्स हो रहा है और जब हम देखते हैं उस डिवोर्स का एंड बहुत अगली है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन दो में से एक हेल्दी पर्सन है और दूसरा एक नार्सिसिस्ट है। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, लोग ये समझते हैं कि दोनों एक जैसे हैं। नहीं, एक जैसे नहीं हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। एक हेल्दी पर्सन है और एक नार्सिसिस्ट है। तो ये जो हम इस डिवोर्स को देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म मैरिज है। फिर सेकंड, बहुत ही अगली इसका एंड हुआ है। तो सबसे पहले ये एक नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक मैरिज थी। अब बात आती है कि इस मैरिज में कौन हेल्दी है और कौन नार्सिसिस्ट है। तो आज मैं आपको सबसे पहली बात बताती हूँ कि हम कैसे पता करें कि कौन नार्सिसिस्ट है और कौन नार्सिसिस्ट नहीं है। एक नार्सिसिस्ट जो होता है उसकी सबसे बड़ी पहली पहचान ये होती है, उसको ना पब्लिक इमेज उसके लिए सबसे हाई प्रायोरिटी होती है। एडमायरेशन और पब्लिक इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर अ नार्सिसिस्ट। तो जिस तरह से मैरी कॉम कोर्ट में इतना ओपनली, इतने सारे लोगों के सामने, कैमरास में, इतने एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में होकर के जिस तरह से अपने हस्बैंड के लिए इतनी हर्टफुल बात बोल रही हैं, तो वो देख करके तो साफ साफ पता ही चल रहा है कि एक नार्सिसिस्ट इंसान कभी ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्ट चाहे घर में कितनी तोड़फोड़ कर ले, चाहे घर में कितनी वायलेंस क्रिएट कर ले, लेकिन जहाँ कैमरास लगे हुए हैं, जहाँ 50 लोग देख रहे हैं, जहाँ बहुत सारे लोग हैं, ऐसी सिचुएशन में एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति, वो चाहे मैन हो या वुमेन, वो कभी भी बहुत अ, ऐसे अब्यूजिव होकर के इस तरह से वो एक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि जो मैरी कॉम है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड और एंगर में दिख रही है और अपनी बात बोल रही है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे एक स्ट्रॉन्ग और हाई वैल्यू वुमेन की।
देखिए, एक स्ट्रॉन्ग और जो हाई वैल्यू वुमेन होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होती हैं, गोल ओरिएंटेड होती हैं, किसी न किसी चीज़ को लेकर पैशनेट होती हैं और अपनी फैमिली से वो बहुत प्यार करती हैं। पर अनफॉर्चुनेटली मेरा ये अपना ऑब्जर्वेशन है कि जितनी भी स्ट्रॉन्ग और हाई वैल्यू वुमेन होती है, अक्सर उनकी शादी एक नार्सिसिस्टिक पैरासाइट काइंड ऑफ मैन से हो जाती है। तो पैरासाइट क्यों? पैरासाइट इसीलिए क्योंकि ये मैन उस कैटेगरी के होते हैं जो एक अपनी ज़िंदगी एक राजा की तरह जीना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो मेहनत करना नहीं चाहते। उसके लिए उन्हें कोई चाहिए होता है जिसके ऊपर वो पैरासाइट की तरह स्टिक हो जाते हैं और उस व्यक्ति के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके, उसके सारे पैसे को यूज़ करके वो एक बहुत आलीशान ज़िंदगी जीते हैं। और उस रिलेशनशिप के ड्यूरेशन में वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं ताकि एकदम से ये भी ना लगे कि वो पैरासाइट है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेड क्रम्बिंग, यानी कि थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ अच्छा करेंगे ताकि अगर ये रिलेशनशिप टूटे तो लास्ट में वो कह सके कि मैंने तो ये भी किया था, मैंने तो वो भी किया था। लेकिन मेन उनका एजेंडा यही रहता है कि कोई उनको ऐसा मिल जाए, रिलेटिव, रिश्तेदार, जो उनके सारे खर्चे उठा ले और उसके खर्चे पे वो मज़े की चैन की बंसी बजाते हुए ज़िंदगी जी लें। उनका ना कोई गोल होता है, ना कोई एम्बिशन होती है और ना ही उसको पूरा करने का उनके अंदर कोई जज्बा होता है। अब अगर हम मैरी कॉम को देखें तो वो एक बहुत ही अ, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है और जिस तरह का उनका प्रोफेशन है बॉक्सिंग है, ऐसे प्रोफेशन में बहुत मेहनत चाहिए होती है। ये कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें आप किसी की जान पहचान से, अपने फादर के नाम से या किसी और के नाम से या किसी फेमस इंसान के नाम से आप अपनी पहचान बना लो। इसमें पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के ऐसे प्रोफेशन में कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। और वो सच में इतनी, उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है तभी तो उनके ऊपर मूवी भी बनी है। तो वो एक बहुत ही मेहनती, स्ट्रॉन्ग, हाई वैल्यू वुमेन है। अब इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है, हाई वैल्यू वुमेन है। लेकिन अब होता क्या है, एक स्ट्रॉन्ग और हाई वैल्यू वुमेन कैसी होती है, अब आपको ये भी आपको मैं बताना चाहूँगी। देखिए, वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है तो जितने भी लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, उनकी एक पर्टिकुलर, उनकी एक पहचान होती है कि वो जो वीक होते हैं ना, उनके लिए उनका दिल भर आता है स्ट्रांग लोगों का। और वो हमेशा से हर उस वीक व्यक्ति को उठाने की कोशिश करते हैं, उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अब वो चाहे मैन हो या वुमेन हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई हो, अगर उनको दिख रहा है कि उनके सामने कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो वो उसको फुल कोशिश करते हैं कि वो उसको किसी भी तरह से ऊपर उठाए। तो अब यहाँ जो सिचुएशन आ जाती है कि उनके जो हस्बैंड थे वो अर्न नहीं करते थे या कुछ नहीं करते थे, तो यहाँ पर मैरी कॉम जो है, अगर हम एक नॉर्मल बात करें एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की, तो ऐसा नहीं है कि वो उन किसी आदमी को सिर्फ इसलिए इंसल्ट कर देगी कि भाई ये कमाता नहीं है, ये कुछ नहीं करता है। ये तो बहुत बाद की बात आती है। सबसे पहले ऐसी वुमेन पूरी कोशिश करती हैं अपने हस्बैंड को हर तरह से सपोर्ट करने की, उसको अपने इक्वल करने की, उसको अपने ऊपर उठाने की। और मान लो फिर भी चलो हम, देखिए बहुत सारे मैन ऐसे होते हैं जो, एक मैन हो चाहे वुमेन कोई भी हो, हर कोई अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम पर बहुत स्ट्रगल करता है, फाइनेंशियली अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन फिर लोग मेहनत करते हैं, कुछ लाइफ लेसन्स लर्न करते हैं और उसके बाद वो अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। तो एक जो स्ट्रांग वुमेन होती है, अगर उसे दिख रहा है कि उसका हस्बैंड इस तरह का है, जो जिसके पास वो इंटेलिजेंस नहीं है, या उसको अगर ये भी दिखता है कि वो उतना करना नहीं चाहता, उस वो थोड़ा सा रिलैक्स होके रहना चाहता है, वो इस पे भी खुश रहती है, वो इस पे भी अपने हस्बैंड को पूरी तरह से हेल्प करती है कि वो खुद ये जिम्मेदारी ले लेती है, ठीक है मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सारे फाइनेंसेस देख लूँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी। और इस तरह से वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट हर तरह से करती है। तो जितने भी ऐसे मेन हैं जो फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी वाइफ ऐसी है जो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन ऐसे जिन मैन का जिनका कोर अच्छा है, उन लोगों की शादी बहुत अच्छे से चलती है। लेकिन यहाँ जब एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की मैरिज एक
पैरासाइट नार्सिसिस्ट से हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होने लगता है कि ये तो बहुत सपोर्ट करती है अपने हस्बैंड को, सारी कमियों को जानते हुए समझते हुए भी बिना किसी शिकायत के बहुत अच्छे से रहती है। लेकिन वो धीरे धीरे नोटिस करने लग जाती है कि ये जो हस्बैंड है वो उसके पीठ के पीछे अ, रिश्तेदारों को, कॉमन फ्रेंड्स में उसके लिए अगेन एक विक्टिम का रोल प्ले करके बहुत ही हर्टफुल चीज़ें स्प्रेड करने लग जाते हैं। यूजुअली जितने भी नार्सिसिस्टिक पैरासाइट हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ के लिए कुछ इस तरह की, जो उनकी वाइफ सक्सेसफुल होती हैं अपने करियर में, उनके लिए इस तरह की बातें कहने लग जाते हैं कि ये तो इसके पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए, ये तो मुझसे इमोशनली अटैच ही नहीं है, हमारे पास वक्त ही नहीं है। लेकिन ट्रुथ इसके जस्ट अपोजिट होता है। जो नार्सिसिस्टिक हस्बैंड होते हैं वो खुद ही अपनी वाइफ से एक डिस्टेंस बना के रख लेते हैं, इमोशनली, फिजिकली। वाई? क्योंकि एक नॉर्मल जो पर्सन होता है उसकी वाइफ जो होती है उसकी इमोशनल, उसकी नीड होती है इमोशनल इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी। लेकिन एक नार्सिसिस्ट हस्बैंड जब ये देखता है उसकी वाइफ इतनी सक्सेसफुल है तो वो उसको पनिश करने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, उसके ऊपर अपनी पावर दिखाने के लिए, उसको सफ़र कराने के लिए वो फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी को कंप्लीटली रोक लेता है। तो अब उसके बाद क्या होता है? वो वाइफ थोड़ी फ्रस्ट्रेट होने लग जाएगी, और यहाँ पे वो अब फ्रस्ट्रेट तो होनी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि चलो कोई नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो चलने दो। अब उनके ऊपर मूवी बन गई, मूवी के ऊपर कई लोग बोल भी रहे हैं कि भाई बताइए आपके हस्बैंड कैसे हैं, क्या है। तो वो बाहर, लोगों की जो मैरिज है ना बहुत टॉक्सिक होती है, लेकिन वो बाहर अच्छी तारीफें ही करते हैं, नहीं मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है। और ये बात वो लोग समझ सकते होंगे जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और टॉक्सिक मैरिजेस में है, तो वो भी यही चीज़ इस वक्त कर रहे होंगे। जितने भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है प्लीज़ कमेंट इन अगर कर सकते हैं तो आप कमेंट करें कि आप करते हैं ना ये झूठी तारीफें सोशल मीडिया के ऊपर कि आपका पार्टनर बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छा है, बट रियलिटी उसके जस्ट अपोजिट है। तो यस, ये लोग सभी करते हैं। तो इसलिए भी मैरी कॉम को कई लोग जज कर रहे हैं कि पहले तो वो बहुत तारीफ करती थी कि उनके हस्बैंड बड़े कोऑपरेटिव है, पर आप लोगों को ऐसी विमेंस की या ऐसे मेन की भी आप लोगों को व्यथा नहीं पता जो टॉक्सिक मैरिजेस में स्टक है, नार्सिसिस्टिक मैरिज में स्टक है। तो उसके बाद क्या होता है कि पहली चीज़ तो खुद ये इमोशनल इंटीमेसी को विड्रॉ करते हैं, लेकिन उसके लिए हर जगह बात स्प्रेड करनी शुरू कर देते हैं कि इस ये मुझे टाइम नहीं दे रही है, जबकि टाइम ये नहीं दे रहे होते हैं। दूसरा, और उसको हर्ट करने के लिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं। अब खुद करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लेकिन वो वाइफ को बदनाम करना शुरू कर देते हैं कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये दूसरा बहुत बड़ा टॉर्चर होता है। तो एक जो वुमेन होती है वो इतना सहती है, इतना सहती है, धीरे धीरे उसको उसकी आंखें खुलने लग जाती हैं, उसे धीरे धीरे अब्यूज दिखने लग जाता है, और ये बहुत सटल अब्यूज होता है तो एकदम से लोगों को नहीं पता चलता। 10 से 20 साल बहुत सारे लोगों को लग ही जाते हैं, स्ट्रांग वुमेन को तो बहुत ही लग जाते हैं क्योंकि स्ट्रांग है ना। तो वो अब्यूज सहती जाएगी, सहती जाएगी, और उसका नेचर होता है सपोर्ट करने का लोगों को। तो वो अपने हस्बैंड को वीक समझ करके हर एरिया में सपोर्ट करती है, लेकिन ये हस्बैंड बहुत बुरी तरह से उसको डिच करते हैं, बहुत बुरी तरह से उसको अब्यूज करते हैं। और जब वो कंप्लीट जो मैरिज ब्रेक होती है तो वहां पर सीन क्या दिखता है? सीन ये दिखता है कि ये जो हस्बैंड है ये तो तुरंत बेचारा बन जाता है, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा दुखियारा आदमी, जिसके साथ बहुत बुरा हुआ है, कि जो अपनी वाइफ की वजह से अपना करियर नहीं बना पाया, जिसने अपनी वाइफ की वजह से इतने सेक्रीफाइसेस किए। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट होती है। वाइफ बहुत सपोर्टिव होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये हस्बैंड अपने आप को सिंपैथी गेन करने के लिए लोगों से इस तरह की बातें करता है। अब बात आती है मैरी कॉम के गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की। तो इन मैरिजेस में जो लॉस होता है वो एक विक्टिम के अंदर इतना हैंगर, इतना फ्रस्ट्रेशन भर देता है कि जब वो बैठता है तो उसको ये होश नहीं है कि मैं कहाँ बैठी हूँ, कितने लोग मुझे देख रहे हैं। उसके अंदर का जो एंगर है, जो उसके अंदर की जो हर्ट है, वो ऐसे निकल कर आती है। तो ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है
जितने भी ऐसे लोग हैं, विक्टिम्स हैं, जो नार्सिसिस्टिक मैरिज से होकर निकले हैं, नार्सिसिस्टिक अब्यूज से होकर निकले हैं, उन्हें अपने आप को बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने आप को हील करना पड़ता है, अपने पूरे नर्वस सिस्टम को नॉर्मलाइज करना पड़ता है, तब जा कर के वो नॉर्मल हो पाते हैं, उस नार्सिसिस्टिक इंसान के बारे में नॉर्मल होकर बोल पाते हैं। वरना अगर उनके सामने कोई भी नाम ले ले उस नार्सिसिस्ट का, उनका पूरा फ्रस्ट्रेशन, उनका एंगर निकल के आता है। तो उस वीडियो में मैरी कॉम दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा एब्यूजिव हैं, कितनी इंसल्टिंग वे में बोल रही हैं, एक आदमी की कोई इज्जत नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हर स्ट्रॉन्ग और हाई वैल्यू वुमेन आदमी की रिस्पेक्ट करती है। वो अगर डिसरिस्पेक्ट करती है तो एक अब्यूजिव इंसान की, जिसने सारे बेनिफिट्स एंजॉय करके भी लास्ट में किसी और को बदनाम कर दिया। तो यहाँ पे जो मैरी कॉम का जो रिस्पॉन्स है वो उस अब्यूज का रिस्पॉन्स है, जो उस फ्रस्ट्रेशन का है कि कितना बुरी तरह से वो अपनी मैरिड लाइफ में उनको बहुत बुरी तरह से बिट्रे किया गया और बहुत बुरी तरह से उनको यूज़ करा गया। तो इस तरह से आप जब भी किसी नार्सिसिस्टिक मैरिज का डिवोर्स देखेंगे तो उसमें आप जब दोनों साइड्स को सुनोगे तो आपको एक साइड लगेगी बहुत ही गुस्से में, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, और दूसरी साइड आपको दिखेगी सारी चेहरा जैसे उतर गया है, जैसे बहुत बड़ा, क्या बोला जाए, मतलब ये लोग एक्टिंग करने में बहुत अच्छे होते हैं। मतलब बेचारा, बेचारा, यस, बेचारा वर्ड इज परफेक्ट वर्ड, बहुत बेचारा या बेचारी ऐसे बन के रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन कहीं नहीं होता, बस बेचारे बेचारी बनकर रहते हैं, क्योंकि यही उनका तरीका होता है ज़िंदगी जीने का। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा। हालांकि इवन बीइंग अ थेरेपिस्ट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक किसी को समझाने के लिए जिसने कभी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस नहीं करा। ये लिटरली इम्पॉसिबल है किसी को समझाना। तो मैंने अभी तक जो इस वीडियो में बोला है ना, ये पता है किसको समझ में आएगा? ये सिर्फ उस विक्टिम को समझ में आएगा जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज से होके गुजरा है। अगर आपने कभी नार्सिसिस्टिक अब्यूज नहीं सहा तो मैंने जो कुछ भी बोला है ना वो सब आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो लोग बोल रहे होते हैं ना, एक नार्सिसिस्ट और एक रियल विक्टिम, तो ऐसा लगता है कि दोनों की पक्ष को सुनकर ऐसा लगेगा कि भाई दोनों अपनी जगह जगह कितना सही है। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होगा वो अपने ब्रेड क्रम्बिंग वाले पॉइंट्स को बोल रहा होगा, यानी वो बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेड फेंकता है ताकि कोई इंसान उसकी रिलेशनशिप से बाहर ना निकल जाए, तो वो छोटे छोटे ब्रेड क्रम्बिंग करके बोलेगा। और वो इंसान जो पूरा जो मेन बैकबोन था रिलेशनशिप का, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड, एंगर, और वो जो भी बोलेगा लोगों को लगेगा ये कितना क्रेजी है, कितना अब्यूजिव है, कोई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकता है, कोई इतना इंसल्टिंग वे में कैसे बोल सकता है। तो ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, एक स्ट्रॉन्ग और हाई वैल्यू वुमेन एक्चुअल में बहुत ही सपोर्टिव वुमेन होती है, और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वीक लोगों को ऊपर उठने के लिए, अनजान लोगों को भी हेल्प करती है। तो क्या वो अपने हस्बैंड को हेल्प नहीं करेगी ऊपर उठने के लिए? लेकिन ऐसे हस्बैंड जब देख लेते हैं कि उनकी वाइफ बहुत सक्सेसफुल है, अच्छा खासा पैसा कमा रही है, तो वो बहुत आराम से कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि अब तो मुझे, उनको वैसे भी मन नहीं होता कुछ करने का, तो अब तो बिल्कुल भी मन नहीं है करने की, आराम से बैठकर खाएंगे। और इस तरह के जो फाइनेंशियल अब्यूज़ करने वाले जो हस्बैंड्स होते हैं, वो फाइनेंशियल डिसीजन बहुत पुअर होते हैं। वो बहुत ज़्यादा लोन्स लेकर रखते हैं, क्रेडिट कार्ड्स का बिल इतना बढ़ा लेते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते कि वो क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सके, लेकिन वो उस पर पैसे पे पैसे लेते चले जाते हैं, पेरेंट्स से पैसा उधार लेते चले जाते हैं, दोस्तों से उधार लेते चले जाते हैं। किसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी लोगों से पैसा मांग मांग के, मांग मांग करके ही अपनी ज़िंदगी काटते हैं। तो इसी को हम फाइनेंशियल अब्यूज़ बोलते हैं। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी है, ये बहुत कॉम्प्लिकेट जर्नी है। ये बिल्कुल, अगर आप एक अनजान व्यक्ति हैं, तो जैसे एक मूवी होती है, आई थी सीता गीता, यानी दो हम शक्ल, आप पहचान नहीं पाते कि भाई कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ये एक लाइफ लेसन है, इनको वही पहचान सकता है जिसने इस अब्यूज़ को सहा है, वही जान सकता है कि क्या हुआ था। तो अगर आप थेरेपी लेना चाहते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ऐसे थेरेपिस्ट के पास बिल्कुल मत जाइएगा, ऐसे हीलर के पास बिल्कुल मत जाइएगा, ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन के पास बिल्कुल मत जाइएगा जिसको नार्सिसिज्म की
इन डेप्थ नॉलेज नहीं हो। ऐसे ऐसा थेरेपिस्ट, ऐसा हीलर, ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन जिसने खुद अपने आप को नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से फ्री नहीं कराया, वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, बल्कि आपको ही ब्लेम कर देगा आपके पेन के लिए। तो हमेशा एक ऐसे थेरेपिस्ट, हीलर या स्पिरिचुअल पर्सन के पास जाइए जो इस टॉपिक के ऊपर अपनी पकड़ रखता हो, जिसको इन डेप्थ नॉलेज हो। दूसरी चीज़, अगर आपकी अब तक शादी नहीं हुई है, तो सबसे पहली चीज़, शादी करने से पहले आप अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा हील ज़रूर करिएगा। क्योंकि जो इंसान अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा हील करके फिर मैरिज का डिसीजन लेता है, उसकी वो अपनी लाइफ में एक परफेक्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करता है। नहीं तो जो लोग अपनी चाइल्डहुड पेन के साथ जब मैरिज करते हैं, तो वो चाहे अरेंज मैरिज करें या वो लव मैरिज करें, उनकी जो एनर्जी होती है वो एक नार्सिसिस्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करती है। आपका ट्रॉमा नार्सिसिस्टिक व्यक्ति को अट्रैक्ट करने की एक मैग्नेट है। क्योंकि मेरे पास लव मैरिज वाले केसेस भी आते हैं और मेरे पास अरेंज मैरिज के केसेस भी आते हैं। दोनों ही केसेस में जिनके पास ऑलरेडी पहले का ट्रॉमा था, वो नार्सिसिस्ट पार्टनर को ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि अपना ट्रॉमा हील करिए और उसके बाद ही आप शादी का डिसीजन लीजिए। मेरी एज अ थेरेपिस्ट आप सभी लोगों से, उन सारी वुमेन से और इवन मैन से भी जो एक टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक मैरिज में हैं, जहां आप ये देख चुके हैं कि आप चाहे अपने पार्टनर के कितना भी करीब जाने की कोशिश करें, वो आपका पार्टनर आपसे फिजिकल या इमोशनल इंटीमेसी बिल्कुल ज़ीरो करके रखी हुई है, उसे आपसे कोई मतलब नहीं है। और अगर आपने साथ में ये भी पकड़ लिया है कि वो आपके पीठ पीछे आपके बारे में इधर उधर लोगों को मिसगाइड करता है या करती है, या आपके लिए अ, ऐसी बातें करती है जो ट्रुथ नहीं है, आपको पता है इस तरह की चीज़ें, और अगर आपने उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह भी देख लिए हैं, तो अब इसके पहले और भी बात बिगड़े, आप सबसे पहली चीज़ तो पब्लिकली अपने आप को एक आइडियल कपल दिखाना बिल्कुल बंद कर दें। पब्लिकली ऐसे हस्बैंड को या ऐसी वाइफ को प्रेस करना बिल्कुल बंद कर दें। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जब वो पानी सर से ऊपर जाएगा और आप डिवोर्स के लिए फाइल करेंगे, तो लोग आपके हस्बैंड या वाइफ की जगह, जो एक्चुअल में नार्सिसिस्ट है, आपको जज करेंगे, आपको बुरा बोलेंगे, आपको क्रेजी बोलेंगे, आपको बोलेंगे आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये मेरी आप लोगों को सजेशन है। और अपनी हीलिंग के लिए अगर आपको मेरी ज़रूरत है, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप मेरा जो सिस्टम है सोल सर्जरी सिस्टम, उसको ज्वाइन करिए, उस कम्युनिटी को, और मैं आपको हेल्प करूँगी हील होने में और ज़्यादा नॉलेजेबल होने में। थैंक यू सो मच। नमस्ते।